हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो एग्जाम है वो नज़दीक है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था, उसमें जो साइंस के जो टॉपिक है वो सारे इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो साइंस में आपकी कोई समस्या नहीं होगी। जो भी 5 क्वेश्चन आएंगे उनको आप पूर्णतया से हल कर पाओगे। दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ उदाहरण आएंगे और उस उदाहरण में आपको ये पहचाना होगा कि उसमें भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के अंदर केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है और गुण धर्म है वो भी नहीं बदलेंगे और ना कोई नया पदार्थ बनेगा। भौतिक परिवर्तन है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि जैसे कोई पदार्थ परिवर्तन होने के बाद में जो बनता है उससे पहले वाला पदार्थ यदि वापस बन जाता है तो आप समझना उसमें भौतिक परिवर्तन है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे पानी का जमना, पानी जब जमता है तो बर्फ बनता है, तो इस बर्फ से वापस पानी बन सकता है, यानी कि जो बना है उससे पहले वाला वापस बन गया है, इसका मतलब इसमें भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार बर्फ से पानी या बर्फ का पिघलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार जैसे ठोस को कुचलकर चूर्ण बनाना, तो ठोस से चूर्ण बना है, इस चूर्ण से वापस ठोस बन सकता है। इस तरीके के जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जैसे लकड़ी का टूटना है, कागज का फटना है, इस तरीके के जो परिवर्तन है उनमें भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे जल में नमक का घुलना, चीनी का घुलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन है जिसमें जो पदार्थ बना है उससे पहले वाला पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसमें जो पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है वो नहीं बदलेगी और ये जो परिवर्तन है उत्क्रमणीय होते हैं, इन्हें बदला जा सकता है। मतलब एक बार जो पदार्थ बना है उससे वापस पहले वाला जो पदार्थ है वो बन सकता है। अब इसके बाद में आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने के बाद में जो जंग लगी है उसे पहले वाला जो लोहा है वो प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जंग लगना एक अलग एक नया पदार्थ है और जो लोहा है उसमें अलग गुण होते हैं, जंग में अलग गुण होते हैं। इसी प्रकार जैसे पाचन है, पचा हुआ जो भोजन है वो अलग क्रिया है और जो भोजन था वो अलग क्रिया है। पचे हुए भोजन से पहले वाला भोजन हम नहीं बना सकते। इसी प्रकार दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता। दूध और दही के अंदर गुण देखें तो दोनों में अलग अलग है। इसी प्रकार दहन, दहन का मतलब होता है जलना। तो किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एक बार जो पदार्थ बन जाता है उससे पहले वाला जो पदार्थ है वो वापस कभी भी नहीं बनता। तो इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। एक आपको ये ध्यान रखना है, जो मोमबत्ती है इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है तो एक तो मोम जलता है, जब मोम जलेगा तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और जब मोम पिघलेगा, जब मोम पिघलेगा तो उसमें भौतिक परिवर्तन होगा, यानी पिघले हुए मोम से वापस पहले वाला मोम बन सकता है। जबकि मोम जलता है तो जले हुए मोम से वापस पहले वाला मोम नहीं बन सकता। इस प्रकार मोमबत्ती का जो जलना है उसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन है। इसी प्रकार जैसे कपूर है, कपूर का जलना, इसमें भी दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे, भौतिक परिवर्तन भी होगा और रासायनिक परिवर्तन भी होगा। तो इस तरीके से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन थे जो आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में आता है मानव रोग और कारक और उसके निदान। इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, जो जीवाणु के द्वारा जो होते हैं रोग, जो जीवाणु के द्वारा होने वाले जो रोग हैं उसके लिए ट्रिक है, पंडित का टीका नया है। वैसे जो भी ट्रिक होती है वो भूल जाते हैं, तो ट्रिक से ना पढ़ के आप विस्तार से अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। फिर भी याद करने के लिए ये ट्रिक है, पंडित का टीका नया है यानी न्यू है। तो पैसे प्लेग हो गया, डी से डिप्टेरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस,
कासे कुष्ठ, नया या न्यू या नया दोनों इसको बोल सकते हैं, न्यूमोनिया और हेसे हेजा, ये सारे जो रोग हैं वो जीवाणु से होते हैं। और यहाँ पर देखो सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसको पैथोजन कहते हैं, और रोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसको पैथोलॉजी कहा जाता है। देखो जो जीवाणु की जो खोज है वो लिवन हॉक ने जो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था उसके बाद में हुई है। जीवाणु एक कोश के जीव है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ये जो अनुपस्थित होता है। साधारण जो सर्दी जुकाम होते हैं वो जीवाणु की वजह से होते हैं, जबकि जो गहन सर्दी जुकाम होती है वो वायरस के कारण होती है, जो राइनो वायरस है उसकी वजह से होती है। जीवाणु जनित रोग अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे पहला है टाइफाइड। टाइफाइड को मोतीजरा भी कहते हैं और या मियादी बुखार भी कह सकते हैं, या आंत्र बुखार भी इसको कहा जाता है। इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो प्रभावित होता है, और ये अधिकतर दूषित जल है उसके सेवन से होता है। और साल्मोनेला टाइफी इस के कारण ये रोग होगा, ये कारक है रोग का। और इसका जो टीका है वो टीएबी या ओटीवी यानी कि ओरल टाइफाइड वैक्सीन, ओरल टाइफाइड वैक्सीन यानी कि ओटीवी, ओटीवी का पूरा नाम है ओरल टाइफाइड वैक्सीन। और इसी जांच जो की जाती है वो विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आपका टाइफाइड है या मोतीजरा है, मियादी बुखार है, इसकी जो टेस्ट है वो कौन सा है, तो विडाल टेस्ट है, इसको याद रखेंगे। फिर दूसरा आता है तपेदिक, जिसको टीबी कहते हैं या क्षय रोग भी कहते हैं, या इसको काक रोग भी कहा जाता है। इससे फेफड़ा या श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और ये वायु के माध्यम से होता है। और माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु जनक है इसका, और इसका जो टीका है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है वो मॉन्टोस टेस्ट होता है। तो इसको ध्यान में रखना आपको कि जो मॉन्टोस टेस्ट है वो किसके उपचार के लिए किया जाता है, तो टीबी के उपचार के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है टिटनेस, धनुर्वात रोग या धनुष्टाकार या लोक जो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पैर की जो हड्डियां होती हैं वो धनुषाकार हो जाती हैं। टिटनेस जो रोग होता है उसको, इसमें जो तंत्रिका तंत्र है ये प्रभावित होगा। और ये जो मिट्टी है, जंग लगी जो वस्तुएं होती हैं उससे कट जाने से या उसके संपर्क में आने से हो जाता है। खुला जो घाव होता है उसके कारण भी ये होता है। इसका जो रोग जनक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका जो टीका होता है एटीएस टीका होता है, एंटी टिटनस सीरम, ये टीका इसके उपचार के लिए लगाया जाता है। फिर होती है काली खांसी, जिसको कुकर खांसी भी कहते हैं, परट्यूसिस, इससे श्वसन तंत्र यानी फेफड़ा प्रभावित होता है और ये वायु के माध्यम से फैलता है। और इसका जो रोग कारक है हीमोफिलस परट्यूसिस होता है। और इसका जो टीका होता है वो डीपीटी का टीका होता है, जिसमें डिप्टेरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, यानी डीपीटी का जो टीका है वो 3 रोगों के लिए लगाया जाता है, जिसमें एक तो डिप्टेरिया हो गया, और एक ये जो काली खांसी है परट्यूसिस, और एक हो गया टिटनेस। इन तीनों के लिए ये जो टीका है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और फिर उसके बाद में अगला रोग है डिप्टेरिया, जिसको रोहिणी रोग भी कहते हैं। इससे जो गला है ये प्रभावित होता है, और इसका जो माध्यम है कच्चा जो दूध होता है उसके सेवन से ये डिप्टेरिया या रोहिणी रोग होता है। और कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जो रोग कारक है इसका या रोग जनक है, इसकी वजह से ये होता है, और इसके लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीटीपी का टीका लगाया जाता है, जो आपको ऊपर जो मैंने बताया है काली खांसी के लिए। इसके बाद में आता है कोड या कुष्ठ रोग। इससे त्वचा और जो तंत्रिका कोशिका है ये प्रभावित होती है, और ये वायु के माध्यम से संचारित होता है यानी फैलता है। और इसका रोग जनक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री।
याद रखना माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जो रोग कारक है या रोग जनक है उसकी वजह से ये फैलता है। और एमडीटी इसका टीका लगाया जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी, और बीसीजी का टीका भी लगाया जाता है। फिर है हेजा या कोलेरा रोग, इससे आपके श्वसन तंत्र यानी आंतें हैं वो प्रभावित होती हैं, और इसका जो कारण है निर्जलीकरण है, और इसका उपाय है ओआरएस का जो घोल है उसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है प्लेग, रुधिर वाहिनियां इससे प्रभावित होती है, और चूहे पर पाए जाने वाले जो पिप्सू हैं उसकी वजह से ये होता है, यानी कि चूहे से ये रोग फैलता है। फिर है निमोनिया, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और ये वायु के माध्यम से संचरित होता है। भोजन विषाक्तता, प्रभावित अंग है पाचन तंत्र यानी आंतें, और निर्जलीकरण और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम इसका रोग कारक है। फिर इसके बाद में आती है दिमागी बुखार, जिसको मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क का आवरण कहते हैं, इससे तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। कुछ जीवाणु हमारे दैनिक जीवन के लिए लाभदायक भी हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, इससे दूध जमता है या किण्वन होता है, जिसका खमीरीकरण भी करवाया जाता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। फिर है ई कोलाई जीवाणु, ये भी हमारे लिए लाभदायक है। ये मनुष्य की बड़ी आंत में विटामिन बी12 का संश्लेषण करता है, यानी कि सहजीवी संबंध बनाता है ये। तो विटामिन बी12 ई कोलाई नामक जीवाणु के द्वारा संचलित होती है। और राइजोबियम है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये करता है, और ये भी सहजीवी संबंध बनाता है। फिर इसके बाद में एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनती है, जो अधिकांशतः जीवाणु से होती है। जैसे पहली एंटीबायोटिक्स जो बनी थी पेनिसिलिन बनी थी, जो कवक द्वारा बनाई गई थी, और इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है या प्रतिजैविक है उसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वायरस के द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो रोग भी हमें पढ़ना जरूरी है। देखो, वैसे मैंने ट्रिक बता दी थी जीवाणु जनित रोगों की, तो जीवाणु जनित रोगों की अगर आपको ट्रिक याद है तो बाकी जो रोग हैं वो वायरस जनित रोग होंगे, जो विषाणु जनित रोग कहलाएंगे। देखो, इबालोवेस्की ने तंबाकू के पत्ते में मोजेक रोग का पहला जो विषाणु है टीएमवी तंबाकू मोजेक वायरस, इसको सबसे पहले खोज की थी उन्होंने। और वायरस है वो सजीव और निर्जीव है, उसके बीच की कड़ी है, क्योंकि वायरस के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। जब ये सजीव के शरीर से बाहर रहता है तब ये निर्जीव की तरह कार्य करता है या निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जब ये सजीव के संपर्क में आता है तो सभी जैविक क्रियाएं प्रारंभ कर देता है जो एक सजीव करता है। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। विषाणु जनित रोग में पहला है डेंगू या पीत जबर, जिसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इससे हमारा जो यकृत है ये प्रभावित होता है, और ये जो रोग है एडीज जो मच्छर है, जो मादा एडीज मच्छर होता है उसके काटने से ये रोग होता है। और टोर्निकेट टेस्ट इसका करवाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है चिकनगुनिया, ये भी काफी भयानक रोग है, और इससे भी यकृत है वो प्रभावित होता है, और ये भी एडीज मच्छर काटने से फैलता है। फिर इसके बाद में खसरा रोग वायरस जनित रोग है, और इससे भी यकृत प्रभावित होता है, वायु के माध्यम से ये फैलता है। फिर है गलुसुआ, जो लार ग्रंथि जीवन में एक बार ये गलुसुआ जो होता है, जो हमारे गले के अंदर जो सूजन आ जाती है, ऐसा रोग है ये। फिर है रूबेला, इसका जो टीका है MMR है, जो मिजल्स मम्पस और रूबेला जो 9 से 5 वर्ष की आयु में ये टीका लगाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है चेचक, इससे जो प्रभावित जो अंग है वो त्वचा है। चेचक के अस्थायी जो
चेचक रोग जब हो जाता है उससे स्थायी निशान है वो बन जाते हैं। इसका जो कारक है वेरुओला वायरस है, उसके कारण ये फैलता है। फिर इसके बाद में आती है छोटी चेचक। ये भी त्वचा का अस्थायी निशान होता है। जो चेचक के अंदर है वो स्थायी स्थान होते हैं, स्थायी निशान होते हैं, जबकि छोटी जो चेचक होती है उसमें इस जो निशान होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, मतलब अस्थायी रहते हैं। वेरिसेला वायरस के कारण ये होता है, या इसका जो रोग जनक है वो वेरिसेला वायरस है। और इसका जो टीका है मर्त या निष्क्रिय जो रोगाणु है इसका टीका होता है, और इसकी जो खोज है एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है पीलिया। पीलिया जो रोग है इसको हिपेटाइटिस रोग भी कहा जाता है। इससे यकृत प्रभावित होता है और ये दूषित जल के कारण फैलता है। फिर है पोलिया। पोलियो जो रोग है ये भी बहुत भयानक रोग था। अब तो जो पोलियो है वो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। वैसे ये मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र है ये इससे प्रभावित होता है, जिसमें लकवा वगैरह यानी कोई अंग है वो प्रभावित हो जाता है, जिसे वो पूर्णतः से कार्य नहीं कर पाता है। इसका साल्वक वैक्सीन है वो पिलाया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी ये पिलाया जाता है। और जो पोलियो दिवस है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है फ्लू इन्फ्लुएंजा। इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और ये वायु के माध्यम से फैलता है। फिर इसके बाद में स्वाइन फ्लू है, ये फेफड़ू को प्रभावित करता है जो श्वसन तंत्र का भाग है। और ये जो इसका रोग जनक है वो H1N1 जो वायरस है उसकी वजह से ये होता है, और इसका जो वाहक है सुअर इस रोग को फैलाता है। और इसकी जो दवा है टमी फ्लू, ये इसकी दवा काम में आती है। फिर है ब्लड फ्लू जो H5N1 या H9N2 इस ये रोग कारक है, यानी कि रोग जनक है। इसका वाहक है, मुर्गियों के द्वारा ये फैलता है। फिर है रेबीज जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इसे मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों प्रभावित होते हैं। और इसका जो कारक है यानी रोग जनक है वो है रहबडो वायरस। रहबडो वायरस है या रेबिजो वायरस से है ये भी कह सकते हैं इसको। तो उस रोग जनक के कारण ये फैलता है। और इसका जो वाहक है जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी आदि जो जीव हैं ये काटने से, या कुत्ता काटने से, बिल्ली काटने से, बंदर काटने से ये रोग फैलता है, क्योंकि उसकी जो लार है उसकी वजह से ये व्यक्तियों के अंदर या मानव के अंदर ये हो जाता है। इसका जो टीका है एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है, और इसकी जो खोज है वो लुई पास्चर ने की थी। फिर सार्स या किलर निमोनिया, ये भी हमारे जो श्वसन तंत्र है फेफड़ा है उसको प्रभावित करता है। और इसका जो कारक है वो है कोरोना वायरस, जो इसका उद्भव है 2003 में चीन के युगांगडोंग शहर में हुआ था, युगांगडोंग शहर में हुआ था। फिर है एड्स। एड्स भी बहुत भयानक रोग है, ये यौन संचरित रोग है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका जो कारक है HIV है, यानी कि रोग जनक है HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको रिट्रो वायरस भी हम कहते हैं। इसके कारण ये फैलता है। और इसके जो लक्षण हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसको एड्स होता है। और इसकी जो दवा है एंटीरोट्रोवायरल ART या एजिडोथाइमिडीन AZT ये इसकी दवा होती है। वैसे इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज रोग है ये, फिर भी ये दवा है जो इसको कुछ हद तक कम करती है। फिर है इसका जो टेस्ट है एलिसा टेस्ट होता है, जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सोर्बेंट AG। वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट ये एलिसा टेस्ट, और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट ये एड्स का टेस्ट होता है। प्रथम जो एड्स का जो रोगी है वो कैलिफोर्निया जो US है उसमें मिला था 1981 के अंदर, और भारत में ये जो एड्स से रोगी है वो चेन्नई में 1986 में मिला था। राजस्थान के अंदर जो प्रथम जो रोगी है एड्स का वो पुष्कर अजमेर में मिला था। और एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका जो लोगो होता है वो लाल रिबन होता है। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है। एड्स भी बहुत भयानक रोग है।
फिर है प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसमें पहला आता है मलेरिया। मलेरिया जो रोग है उसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम है, जो परजीवी है, प्रोटोजोआ की वजह से ये होता है। और इसका जो वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर है, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से ये रोग फैलता है। इसकी जो दवा है कुनेन यानी क्लोरोकुनेन, जो सिनकोना है उसकी जो छाल है उससे प्राप्त की जाती है। फिर है हेमंथिज जनित रोग, बाला या नारू रोग है। इसका ड्रेकन कुलस मेडिनेंसिस नामक कर्मी के द्वारा होता है। और इसका जो वाहक है जैसे पानी है, जैसे तालाब में हो या कोई नाडी में हो, और वाहक है साइक्लोपस इसका वाहक होता है। रोकथाम, साइक्लोपस को नष्ट करने हेतु जो तालाब में बोरवेल मछलियां हैं ये छोड़ी जाती हैं, जो जैविक नियंत्रण करती है। फिर है हाथी पांव, जैसे हाथ पैर हैं छाती है ये सूज जाते हैं। इसका जो कारक है या रोग जनक है वो है वचेरिया ब्रिका टाई कर्मी, और इसका वाहक है एडिज मच्छर, और दवा है डाइथाइल कार्बेमिजिन। अब है आनुवंशिक रोग, वे रोग जो अपने माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उसको बोलते हैं आनुवंशिक रोग। इसमें पहला रोग है हीमोफीलिया। जो माता है वो खुद इस रोग की ग्रसित नहीं होती है। इसमें हीमोफीलिया रोग में जो रक्त का थक्का है वो देरी से बनता है। फिर है वर्णांधता, जो एक्स लिंगी गुणसूत्र है उस पर पाए जाते हैं। इसका जो वाहक है माता स्वयं रोग से ग्रसित नहीं होगी लेकिन उसके बच्चे में होगा। इसके प्रभाव क्या होंगे, लाल और हरे जो रंग हैं उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। कुछ आनुवंशिक रोग अन्य भी हैं, जैसे थैलेसीमिया है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, और क्लेफेंड्रन सिंड्रोम है। अन्य रोग हैं जैसे कैंसर है, जो कोशिकाओं की अनियंत्रण जो वृद्धि होती है उसको कैंसर बोलते हैं। और इसका जो कारक है प्रोटोकॉन्स जीन होता है। इसका स्थायी उपचार अभी संभव नहीं है, लेकिन शल्य चिकित्सा द्वारा ट्यूमर को बाहर भी निकाला जा सकता है, और रेडियोथेरेपी कोबाल्ट किरणों के प्रयोग द्वारा इसको नष्ट भी किया जाता है। फिर है मधुमेह, यानी जिसको डायबिटीज कहते हैं या शुगर कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये रोग होता है। जब हमारी अग्नाशय ग्रंथि सही तरीके से इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं करती है तब ये रोग हो जाता है। इस रोग के उपचार के लिए जो इंसुलिन है उसके इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर है हृदयघात, हृदय के कपाटों में या रक्त वाहिनियों में जब रुकावट आ जाती है या ठीक से वो काम नहीं कर पाते हैं तो उसको हृदयघात यानी हार्ट अटैक कहा जाता है। रक्ताल्पता या एनीमिया, जब हमारे रक्त के अंदर लोहे जो तत्व है उसकी कमी हो जाती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी और जो रोगी है वो थकान महसूस करेगा, उसको बोलते हैं एनीमिया रोग। फिर है फफूंद से होने वाले रोग, जो पहला है खाज, जो खाज चलती है। इसका जो रोग कारक है एकिरस इसके बीज, इसका प्रभावित अंग है त्वचा। फिर है दाद, ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन जो कारक है इसका दाद का प्रभावित अंग त्वचा है। दमा है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो दमा है उसका कारक है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं।